रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बहुत खुश था। अपनी बीवी के लिए सालगिरह का तोहफा लेकर घर जा रहा था। मुझे अपनी शादी के वो दिन याद आ रहे थे जब मुझे सायरा पर और सायरा को मुझ पर यकीन कम ही था, लेकिन फिर भी हमने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। यही बातें सोचता मैं घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो सायरा ने दरवाज़ा खोला, लेकिन ये क्या, आज के दिन की मुनासिबत से इसने अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे थे, बल्कि फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे जिनसे कहीं भी वो मेरी बीवी नहीं लगती थी। उसकी ये हालत देखकर मुझे हैरत भी हुई और अफसोस भी। सायरा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? तुम तो इस कदर बनी सवरी रहती हो। फिर आज तो तुम्हारी सालगिरह है। मैं हमारे लिए केक भी लाया हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं ये कहता अंदर कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन मेरी नज़र हमारी काम वाली फराह पर पड़ी तो हैरत से उसे देखने लगा। मेरी बीवी ने जो कपड़े पहनना थे वो तो फराह काम वाली ने पहन रखे थे, जबकि फराह ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, जिससे अंदाजा होता था कि मालकिन कोई और काम वाली कोई और है। हमारी काम वाली फराह भी तकरीबन मेरी बीवी की हम उम्र थी और खूबसूरती में भी कुछ कम न थी। सो मेरी बीवी के कपड़े पहनकर वो मालकिन और मेरी बीवी उसकी काम वाली लग रही थी। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा भी आया, लेकिन मैं खामोश रहा। केक लेकर अंदर गया। मेरा ख्याल था कि सायरा तैयार होकर केक काटने अंदर आएगी, लेकिन काफी देर गुजर गई। सायरा अपने किसी काम में मसरूफ रही। मुझे जाकर उसे बाकायदा बुलाना पड़ा। जब वो मेरे पास आकर केक काटने लगी तो उसके चेहरे पर खुशी के बजाय गम के तासुरात थे। इस बात की मुझे समझ नहीं आई। आज तो खुशी का दिन था, सायरा को खुश होना चाहिए था, लेकिन उसकी आंखों में नमी थी और चेहरे पर खौफ की परछाई थी। सायरा, मुझे कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? तुमने अपने कपड़े इस काम वाली को क्यों दे रखे हैं, जबकि इसे यहाँ आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए? मुझे आए हुए भी कौन सा ज्यादा अरसा हुआ है? सायरा ने पुरशिकवा नजरों से मुझे देखा तो मेरे जहन में वो मंजर घूम गया जब मैं पहली बार सायरा से मिला था। ये रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त होगा। जब मैं चाय पीने के बाद होटल से बाहर निकला तो थोड़ी दूर गाड़ी ड्राइव करने के बाद मुझे मोड़ पर एक बेसहारा औरत खड़ी नजर आई। इसके कपड़े उरियां थे। ऐसा महसूस होता था जैसे रात के इस पहर वो अपने किसी गाहक की तलाश में खड़ी है। मैं अमूमन ऐसी औरतों के इशारे समझता था, क्योंकि मैं अपना काफी अरसा इन गलियों में गुजार चुका था। सामने खड़ी औरत के चेहरे के तासुरात बता रहे थे वो किसी शरीफ घराने की नहीं है। फिर उसके कपड़े और उसका हुलिया भी बाकी रुदात सुना रहे थे। मैंने उसे सर से पांव तक गौर से देखा। अमूमन ऐसा करने से पहले ही लड़की गाड़ी में आकर बैठ जाती और मुझे अपने साथ चलने का कहती। मैं गाड़ी आगे बढ़ा देता और यूं एक और रात गुनाह की नजर हो जाती। लेकिन आज इस लड़की को देखते मुझे एक अजीब सा ख्याल जहन में आया। दिल चाहा कि इसके जिस्म से ज्यादा इसकी रूह को समझूं। उसकी गहरी आंखों में दुख के कई समंदर थे। मैंने उसे गाड़ी में बैठने को कहा। वो फ्रंट सीट पर मेरे साथ बैठी। उसने चादर सरसरी से अंदाज में ले रखी थी, जैसे अपना जिस्म दिखाना भी चाहती हो और पर्दा भी करना चाहती हो। औरत की फितरत में हया है, वो फितरतन बेहया नहीं होती। मुझे उसका ये अंदाज अच्छा लगा। मैंने उसे चादर ढांपने को दी और कहा, मैं तो अपनी बहन समझूंगा। अगर तुम मुझे अपनी सारी बात खुलकर बता दो, तुम्हारी मदद करूंगा। वो मुझे फटी फटी आंखों से देखने लगी थी। क्या मतलब? तुम मुझे यहाँ किस लिए बिठा कर लाए हो? इतना तो मैं जानती हूँ, तुम सबका मकसद एक ही होता है, अपना काम करो और मुझे वापस यहीं पर लाकर छोड़ देना। मैं जानती हूँ काम के बगैर हम जैसियों को रुपए नहीं मिलते। अफसोस कि तुमने भी मुझे बाकियों जैसा समझा। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें किसी और मकसद के लिए ले जा रहा हूँ, शायद तुम मेरी बात नहीं समझी। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर औरत इस हद तक क्यों गिर जाती है कि अपना जिस्म तक दूसरों को सौंप देती है। जिस इज्जत की वो सारी उम्र हिफाजत करती है, क्यों लम्हों में उसे दाव पर लगा देती है। मेरी फलसफियाना बातें सुनकर उसने खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। तुम ये बातें नहीं समझोगे। अगर पैसे नहीं देने तो पहले बता दो। उसकी बार बार पैसों की रट सुनकर मैंने बटुए से 5,000 रुपए निकाले और उसके हाथ पर रख दिए। अब पैसों का नाम मत लेना, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मुझे बातें बताओ और बेशक चली जाओ। यूं सारा पूरा रास्ता मुझे अपनी हालात जिंदगी बताती रही और मैं उसकी बातें सुनता रहा। मैं सब में जान गया था कि वो मजबूरन इस सब में आई है और अपनी जिंदगी बदलना चाहती है। मैंने सायरा को शादी की पेशकश कर दी और यूं कुछ ही दिनों में वो मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर की इज्जत बन चुकी थी। वो मेरी शुक्रिया अदा करते न थकती। मैं तो नौजवानों से यही कहूँगा कि अपने से कम दर्जा औरत से शादी करो। वो तुम्हें तुम्हारी सोच से बढ़कर इज्जत देगी, और खासकर वो औरत जो इज्जत की तरसी हो, जिसे शौहर का मान और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए हो। वो तो अपने मर्द को सर पर किसी ताज की तरह बिठा कर रखती है। यही हाल सायरा का भी था। वो मुझसे बात करती तो नजरें झुका लेती,
वो मेरी यूँ खिदमत करती जैसे मैं कोई देवता हूँ और उसे मेरी इबादत करना है। दिन हँसी खुशी गुजर रहे थे कि एक दिन सायरा कहने लगी, हामिद तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी नौकरी को लात मारी है। अब मैं तुम्हारे लिए माली मुश्किलात का सबब नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ बटाऊँ। तुम जो पैसे कमा कर लाते हो वो कम हैं। हमारे घर का गुजारा नहीं चल पाता। अभी हम हैं, कल को हमारी औलाद होगी। हम उनके लिए कुछ रकम पसंदाज तो कर ही सकते हैं। सायरा की बात सुनकर मैं समझ गया कि वो अपनी पुरानी रविश पर लौट आई है। लेकिन इससे पहले कि मैं मज़ीद कोई अंदाज़ा लगाता, वो कहने लगी, मैं मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चाहती हूँ। अगर तुम इजाज़त दो तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सारा ने ये बात कहकर मुझे तो जैसे बेदाम ही खरीद लिया। वैसे बेदाम ही खरीद लिया। मैंने उसे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने की इजाज़त दे दी। मैं नहीं जानता था कि वो एक अच्छी उस्तानी भी है। चंद ही दिनों में उसने मोहल्ले के लोगों के बच्चों को इस कदर गर्विदा बना लिया कि हर बच्चा उसी से ट्यूशन पढ़ने आने लगा। मेरे घर के हालात भी सुधर रहे थे। बच्चों से मिलने वाली रकम वो मेरे हाथ पर रख देती और कहती, तुम घर के सरबराह हो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। मुझे सायरा की ये अदाएं बहुत अच्छी लगती। रफ्ता रफ्ता सायरा इस कदर मकबूल हो गई कि हमारे घर आने वाले बच्चों की तादाद बढ़ गई थी। अब उन्हें सायरा के लिए पढ़ाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन सायरा भी डट गई, कहने लगी, अब मैं घर के काम कम किया करूँगी और मैं ज़्यादातर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँगी ताकि हमारे घर के हालात पहले से बेहतर हो सकें। सायरा की तजवीज़ मुझे अच्छी लगी थी। वो घर के काम करती तो सारा दिन उन्हीं कामों में लग जाता, लेकिन घर के हालात अच्छे हो जाते। सायरा ने कहा कि मैं चाहती हूँ हम अपने घर में कोई काम वाली रख लें और वो काम वाली ऐसी हो जो घर का बाकी इंतज़ाम भी संभाल ले। मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में काम न करने की वजह से आपकी ज़िंदगी में कोई भी तब्दीली आए। आपको खाना वक्त पर मिलना चाहिए, आपके कपड़े धुले हुए हों, तभी जाकर मुझे इत्मीनान होगा। सायरा की बात भी सही थी। अब हम इतने पैसे तो कमा ही रहे थे कि घर में कोई कुल वक्ती काम वाली रख सकते थे। मैंने अपने एक दोस्त से कह दिया कि कोई मजबूर बेवा औरत या फिर कोई ज़रूरतमंद लड़की मिले तो उसे हमारे घर काम के लिए भेज दो। मेरे दोस्त माजिद ने बताया कि एक लड़की को मैं जानता हूँ जो काम करना चाहती है और बहुत कम तनख्वाह में भी घर का सारा काम करने पर जाती है। मैं ये सुनकर बहुत हैरान हुआ क्योंकि आजकल कम पैसों में कोई भी काम वाली घर का सारा तो क्या, आधा आधा काम करने पर भी राजी नहीं होती। और वो तो सिर्फ 3-4 हज़ार रुपए पर मान गई थी। उसकी वाहिद शर्त ये थी कि वो अपने शौहर के साथ हमारे घर में ही रहेगी, यानी कि उसका मसला रिहाइश था। अगरचे हम पहले से ही 3 कमरों के घर में रह रहे थे और ये हमारे लिए काफ़ी न थे क्योंकि कमरे छोटे थे। ट्यूशन वाले बच्चे अब 1 से 2 कमरों में आ गए थे। ऐसे में मियाँ बीवी को घर का एक पूरा कमरा दे देना हमारे लिए आसान नहीं था। लेकिन चूंकि हम लोगों ने ये फैसला कर लिया कि उन मियाँ बीवी को अपने ही घर काम के लिए रखना है, तो हमने उन्हें एक अलग कमरा दे दिया। यूँ वो औरत जो हमारे घर काम करने के लिए आना चाहती थी बहुत खुश हुई। मैंने दोस्त माजिद की तवसत से उसे बताया कि तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त हो गया है। इस कमरे को तुम सर्वेंट क्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हो। हम कोई बड़े बंगले में तो नहीं रहते, लेकिन ये छोटा सा कमरा तुम्हारी रिहाइश के लिए काफ़ी होगा। हम खुद भी एक कमरे में रहते थे और वैसे भी उसके दिन रात हमारे घर रहने से हमारे लिए ही आसानी पैदा होती। काम वाली के आने से मेरी बीवी भी बहुत खुश थी। अगले ही दिन वो मियाँ बीवी हमारे घर आ गए। लड़का काफ़ी नौजवान और मजहबी किस्म का लगता था, जबकि लड़की भी हयादार लगती थी। इन दोनों के हमारे घर आने से घर का निज़ाम बहुत बदल गया था। उसी शाम मुझे अपना घर बदला बदला लगने लगा। मेरी बीवी तो इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकता। उसने घर का तकरीबन सारा निज़ाम ही नई लड़की को समझा दिया और खुद काम से आज़ाद हो गई, जबकि उस लड़की का मियाँ मेरे साथ मेरे कामों में हाथ बटाने लगा। हम एक खानदान की तरह रहने लगे। लेकिन अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि मुझे अपने घर में तब्दीली सी महसूस होने लगी। मुझे लगता जैसे सायरा खुद से ज़्यादा अपनी काम वाली पर यकीन करने लगी है। हमारी काम वाली का नाम नादिया था। अब नादिया जब भी आसपास होती, सायरा का रवैया मुझसे बदल सा जाता। ज़्यादातर तो उसने सायरा के कपड़े भी पहन रखे होते, जबकि सायरा नादिया के फटे पुराने और पोसीदा कपड़े पहनने लगी। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगता। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारे। वो इतनी अच्छी रकम कमा रही थी, फिर मैं भी घर का खर्चा चला रहा था। ऐसे में उसका पुराने कपड़े पहनने का जवाज़ नहीं बनता था। खैर अब चूंकि नादिया हमारे घर के सारे काम संभाल रही थी, तो मैंने इस बात में मुदाखलत नहीं की। थोड़ा बहुत सवाल जवाब करने के बाद मैंने सायरा से कह दिया कि तुमने जो किया सही किया, मैं तुमसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। फिर हम लोगों ने सालगिरह का केक काटा और यूं मैं बाकी बातें भूल गया। अगले दिन सायरा मुझसे कहने लगी, आपने मुझे केक तो दे दिया, सालगिरह का तोहफा नहीं दिया। मेरे लिए बाजार से 2 नए जोड़े लेकर आइएगा। मुझे नए कपड़ों की बहुत ज़रूरत है। सायरा ने मुझे नए जोड़े की फरमाइश तो की थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे वो अपने लिए न मांग रही हो। फिर ऐसा ही हुआ। मैंने अगले ही दिन रेडीमेड जोड़े अपनी बीवी के लिए ले तो लिए,
लेकिन उसने वो जोड़ा अगले ही दिन अपनी काम वाली नादिया को दे दिया। अब मेरा गुस्सा हकीकी मायनों में बढ़ने लगा था। सारा घर का काम तो नहीं करती थी, मैं ये बात मानता था, लेकिन इसका ये मतलब तो न था कि वो अपनी हर चीज़ नादिया को दे दे, वो भी एक मामूली काम वाली को, जिसने कुछ अरसे बाद यहाँ से चले जाना था। मैं जानता था कि ये दोनों मियाँ बीवी किसी सख्त मजबूरी के तहत हमारे घर में रह रहे हैं, वरना इतने कम पैसों में किसी की जी हुजूरी कौन करता है। लेकिन एक अजीब तब्दीली हमारे घर में और रोनमा हुई, जिसने मेरी सारी तवज्जो नादिया और उसके शौहर नासिर की तरफ के एक दिन मैं घर आया। मुझे उस दिन काफ़ी देर हो गई थी। शायद सायरा को मालूम नहीं था कि मैं रात के इस वक्त घर आ जाऊंगा, क्योंकि अमूमन जब मुझे देर होती तो मैं अगले दिन ही घर आता। सायरा घर के सारे काम खुद कर रही थी, जबकि नादिया आराम से कुर्सी पर बैठी उससे हंस हंस कर बातें कर रही थी। साथ ही उसका शौहर भी बैठा था, जबकि मेरी बीवी दोनों के लिए खाना बना रही थी। मेरी बीवी का अंदाज ऐसा था जैसे वो उन दोनों की बहुत इज्जत करती हो। मैं दरवाजे में खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था, लेकिन जब मैं अंदर आया तो मैंने ऐसे जाहिर किया जैसे मैंने कुछ भी न देखा हो। मैं सारा का रद्द-ए-अमल देखना चाहता था। मुझे देखते ही नादिया उठ खड़ी हुई और साहब जी कहकर बाहर जाने लगी। मुझे उसकी मुनाफिकत समझ आ गई थी, जबकि मेरी बीवी भी नादिया पर यूं हुक्म चलाने लगी जैसे उसे जानती ही ना हो। नादिया, तुम क्या यहाँ बैठकर खाना शुरू हो गई? अभी तुमने खाना पकाया और अभी तुम खुद खाने लग गई। तायरा का मसनूई गुस्सा देखकर मुझे शक होने लगा। अगर सायरा का रवैया नादिया से अच्छा था भी, तो आखिर इसकी वजह क्या थी? अगर वजह नहीं थी तो वो इस बात को छुपा क्यों रही थी? लेकिन मैं बिला वजह कोई बात नहीं कर सकता था, ना ही करना चाहता था। मैंने दिल में ठान लिया कि मैं नादिया और नासिर और सायरा के दरमियान चलने वाले राज़ो न्याज़ के बारे में जान कर रहूंगा, और इसके लिए सबसे पहले नासिर को एतमाद में लूंगा। मैंने काम के दौरान नासिर से बातचीत करना शुरू कर दी, लेकिन नासिर तो जैसे बंद किताब थी। मैं उससे जो भी बात करता वो बस उसी का जवाब देता। इसके अलावा वो मुझसे कोई फालतू बात नहीं करता। नासिर 5 वक्त की नमाज पढ़ता और मेरे साथ ही घर जाता। मुझे उस पर कोई शक नहीं था। बस सायरा और नादिया के दरमियान चलने वाली बातचीत मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अब मैं बातों ही थी अब मैं बातों में नासिर से पूछने की कोशिश करता, लेकिन वो कोई बात न करता। दीन का पाबंद था, सो मुझे इन दोनों मियाँ बीवी पर कोई शक नहीं था। बस सायरा की हरकतें मुझे अजीब लग रही थीं। एक रात मैं सो रहा था, मुझे लगा कि सायरा कमरे में मौजूद नहीं है। मेरा शक उसी वक्त बढ़ गया। मैं अपने बिस्तर से उठा और सायरा को ढूंढने लगा। वो कमरे में कहीं मौजूद न थी। मजबूरन मुझे बाहर आना पड़ा। दूसरा कमरा भी खाली था, जहाँ ट्यूशन वाले बच्चे पढ़ा करते थे, जबकि वॉशरूम की लाइट भी ऑन थी। वहाँ भी कोई नहीं था। मेरा शक एक ही कमरे की तरफ जा रहा था। अब मेरे पाँव लरसने लगे थे। सोच नहीं सकता था कि सायरा मुझसे इतनी बड़ी गद्दारी करेगी। मैंने उस कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर होने वाली सरगोशियों में तेजी आ गई। दरवाजा खोलने वाली सायरा ही थी। जब मेरी नजर उस पर पड़ी तो मैंने जोरदार तमंचा उसके चेहरे पर मारा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये कोई वक्त है एक अनजान मियाँ बीवी के कमरे में आने का? थप्पड़ खाकर सायरा का चेहरा लाल हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मियाँ बीवी का कमरा? आज तो नासिर भाई घर पर नहीं थे। मैं तो नादिया से बात करने आई थी। इतने में नादिया ने कमरे की रोशनी ऑन कर दी। देखा तो वाकई कमरे में नासिर नहीं था, सिर्फ नादिया खड़ी थी, और वो भी बहुत डरी हुई, खामोश सी। आखिर क्या चल रहा है? तुम दोनों मुझे बता क्यों नहीं देते? क्या मैंने कभी तुमसे कोई बात छुपाई है? फिर तुम्हारे और नादिया के बीच ऐसा क्या है जो मुझे नहीं मालूम? तुम इसे हर बात में तरजीह देती हो, तुम इसे अपने महंगे कपड़े देती हो। आखिर ये तुम्हारी लगती क्या है? आप चलें, मैं आपको सारी हकीकत लफ्ज़ ब लफ्ज़ बताऊंगी। सायरा मेरे पाँव पकड़ने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से कमरे में आया। तब सायरा ने मुझे एक अनोखी हकीकत बताई। मुझे माफ़ कर दें ताई, मुझे माफ़ कर दें। मैंने आपसे झूठ बोला, बल्कि आपसे सिर्फ बात छुपाई, झूठ तो नहीं बोला। दरअसल नादिया मेरी सगी बहन है। वो भी मेरी तरह मजबूरियों में घिरी हुई थी। एक ऐसे ही रास्ते पर चल निकली थी जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी थी, और आपने मुझे उस रास्ते से निकाला था। हम दोनों अपने माँ बाप के हाथों मजबूर थे। नादिया को भी आप ही की तरह किसी मसीहा ने बचा तो लिया, मगर उनके पास रहने की कोई जगह न थी। मजबूरन इन्होंने लोगों के घर काम करने का फैसला किया, और फिर दोनों मियाँ बीवी एक साथ रहने के लिए हमारे घर आ गए। ये तो किस्मत ने नादिया को मुझसे मिलवा दिया, मगर शायद हम कभी न मिलते। मेरे आने के बाद मेरे अम्मा अब्बा मुझसे बहुत नाराज थे, मगर नादिया को मेरे घर के चले जाने से हौसला मिला, और उसने भी उसी हक की राह पर चलने का फैसला किया जिस पर मैं और आप पहले से चल पड़े थे। आपका कि आपने मेरी बहन को इज्जत दी, मगर मैं आपको ये सब बताना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप मेरी बहन को मेरे जैसा समझकर उसे इस घर से निकाल दें और मुझ पर भी शक करें। मैं जानती हूँ हम जैसों से जुड़ा हर रिश्ता गाली होता है, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपा कर रखी। अपनी बीवी के मुंह से ये बात सुनकर मेरी भी आंखें नम हो गईं कि मैंने नादिया को और उसके रिश्ते को गलत समझा, जबकि वो बहनों जैसी थीं।
اور ایک ایسی راہ کی مسافر تھیں جس پر چلتے ہوئے کسی بھی انسان کو فخر۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔